आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में रविंद्र कुमार। आज हमारे बीच एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम। डॉक्टर विनायक गौतम के बारे में आपको बता दें कि डॉक्टर विनायक गौतम पूर्व एमएलसी राम कुमार सिंह जी के पुत्र हैं, जो 18 साल तक तिरहुत स्नातक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं। डॉक्टर विनायक गौतम भी जाने माने चर्चित डॉक्टर हैं, जो कई गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज भी करते हैं। इनका जैसे जो संस्थान है उसमें गरीब मरीजों को काफ़ी मदद किया जाता है। अचानक वे इस बार इस चुनाव में तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव में उतरे हैं, तो हम उनसे जानना चाहते हैं आखिर एक डॉक्टर हो करके इस चुनाव में कैसे उतरे। वैसे तो राजनीतिक विरासत इनको पूर्व से ही मिला हुआ है। इनके पिताजी राजनीति में, नाना राजनीति में, सब लोग राजनीति में रहे हैं। राजनीतिक परिवार है, इसलिए राजनीतिक इनके परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये एक डॉक्टर पेशा के साथ इस चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो किस लिए उतरे हैं, क्या सेवा भावना है। वैसे भी चिकित्सक होने के नाते सेवा भावना से काम कर ही रहे हैं, लेकिन इस स्नातक चुनाव के माध्यम से विधान पार्षद का चुनाव लड़ करके विधान पार्षद बनेंगे और किस तरह से ये मतलब लोगों की सेवा करेंगे, इनके बारे में इनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर विनायक गौतम जी को फर्स्ट लुक बिहार में धन्यवाद आने के लिए आभार। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप एक तो विरासत में राजनीति मिली हुई है, विरासत में राजनीतिक परिवार से आप आते हैं, तो कैसे मतलब इस चुनाव में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है और जीतने के बाद आप क्या करें? सबसे पहले तो तिरहुत स्नातक क्षेत्र के सभी भावी मतदाताओं को भावी उम्मीदवार की तरफ से नमस्कार। अब सवाल रहा कि इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं, तो 20 साल से मैं समाज सेवा कर रहा था। एक डॉक्टर के रूप में मैंने अपना योगदान दिया है। पहले मैं श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, बेतिया मेडिकल कॉलेज में भी एसोसिएट रहा। अभी मैं पिछले 5 साल से श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एचओडी हूँ, और साथ में मैंने 20 साल से अपना गौतम डायग्नोस्टिक सेंटर भी चलाया है, जो जूरन छपरा रोड नंबर 2, 5 और साथ में मोतिहारी में भी चला रहा हूँ। मैं मोतिहारी में एक सिटी एमआरआई भी सेंटर चला रहा हूँ। गरीब पेशेंट्स बहुत कम आते हैं जो प्राइवेट में इलाज करवा पाते हैं। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो पैसा नहीं दे पाते हैं। ये मैंने बहुत बार अनुभव किया कि बहुत मुश्किल से उनका इलाज हो पाता है। तो इसके लिए जो लीवर में पस रहता है, तो वैसे मरीजों को मैं निःशुल्क अपने सेंटर में भी कोशिश करके करता रहता हूँ। लेकिन समाज सेवा तो कर ही रहा था, लेकिन मैंने अपने पिताजी को 18 साल असल सेवा करते हुए देखा है, जिसमें उन्होंने कभी भी जो भी क्षेत्र से आए, तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जो भी आए, तो किन्हीं को स्कूल में, चूँकि हम ये जो स्नातक क्षेत्र है उसमें हम स्नातकों की ही मदद कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें शिक्षक या फिर कॉलेज या स्कूल, चूँकि वहीं से स्नातक निकलते हैं, कॉलेज से ही निकलते हैं। तो वैसे जगहों पर मैंने देखा है कि कहीं लाइब्रेरी नहीं है, तो कहीं शिक्षकों को ये किताबें नहीं हैं, या फिर कहीं पंखा नहीं है, कहीं पर कमरा नहीं है, बहुत सारी असुविधाएं। अभी तो मैं इस दौरान जो घूम रहा हूँ, तो उस दौरान मैंने देखा एक रूली सैदपुर के एक हाई स्कूल से मैं गया, मैं तो देखा मैंने कि चार कमरे में वो हाई स्कूल चल रहा है, जो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 20 कमरों की ज़रूरत है। तो एक डॉक्टर के नाते ये पॉसिबल नहीं है कि मैं बड़े स्केल पर समाज सेवा कर सकूं। मैंने फादर को देखा है, उससे पहले नाना जी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी को मैंने ये समाज सेवा करते हुए दिखा है। नगर पितामह कहलाते थे वो। तो मैं भी चाहूँगा कि मैं एक ईमानदार कोशिश करके और अपने क्षेत्र के सारे स्नातकों को कम से कम एक अच्छी शिक्षा देने का प्रावधान करवा सकूं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बिहारियों की जो शिक्षा होती है उसको बाहर के राज्यों में कोई एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। हमें अच्छी निगाह से देखा भी नहीं जाता है, हमें अच्छी नौकरी ऑफर नहीं होती है। एक्चुअली बिहार मैक्सिमम मजदूर पैदा कर रहा है, स्किल्ड लेबर नहीं पैदा कर रहा है। स्किल्ड लेबर कौन होते हैं? स्किल्ड लेबर मैं हूँ, जैसे मैं भी एक मजदूर ही हूँ, स्किल्ड लेबर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, तो इसलिए ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, ज़्यादा कमा रहा हूँ। वैसे ही अगर स्नातकों को अगर स्किल मिले तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को शिक्षक की जॉब मिल जाए या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए, ये पॉसिबल भी नहीं है। फिर तो कोई कृषि नहीं करेंगे, कोई बाकी अपने क्षेत्र में कोई भी व्यापार या कहीं भी नहीं कर पाएंगे।
लेकिन हर चीज़ के लिए एक कौशल या स्किल की ज़रूरत होती है, जो हमारा बिहार इस क्षेत्र में बहुत पीछे है। मुझे याद है कि मैं बेंगलोर में था, तो मेरा एक फ्रेंड जो है उसका सिल्क यार्न का फैक्ट्री था बेंगलोर में, तो उसने मुझसे 200 मजदूर की डिमांड की थी। लेकिन आज तक के डेट में कभी किसी ने स्किल लेबर की डिमांड नहीं की, जबकि बिहार दोनों चीज़ का सप्लाई कर रहा है। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर जितने भी हैं सब बिहार से ही जा रहे हैं, लेकिन वो स्किल यहाँ नहीं मिलती है। मुझे ही स्किल PGI चंडीगढ़ ने दिया, एम्स ने दिया, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज बॉम्बे ने दिया, मुझे स्किल मुजफ्फरपुर या पटना के मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला। तो क्यों ना ऐसा सिस्टम पैदा किया जाए जिसके तहत में हम अच्छी स्किल दे सके, शिक्षा का स्तर अच्छा कर सके और चिकित्सा का भी स्तर अच्छा कर सके। यहाँ चिकित्सक जो हैं उनको मेडिकल कॉलेज के अंदर में मैंने देखा कि 50% सीट खाली है। क्यों खाली है? क्या डॉक्टर नहीं है? मुजफ्फरपुर में 1000 से ऊपर डॉक्टर हैं, सब के सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो आज के डेट में इसलिए बैठे हुए हैं कि किसी को ड्यूटी जब उन्होंने ज्वाइन करना चाहा तो उनकी ड्यूटी गया में मिल गई, तो किसी को आप समझिए कि ये बेतिया में मिल गई। तो यहाँ से जाने और आने में ही जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में या तो आप दो से एक सिस्टम लाओ कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट को प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ नहीं करो और उनकी सैलरी अच्छी करो, तभी वो टिकेंगे, तभी वो अच्छे डॉक्टर्स जैसे बाहर क्षेत्र में है तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में रहते हैं। या फिर स्नातक यहाँ आपके जो वोटर है, खास करके स्नातक वोटर है, स्नातक वोटरों के लिए आपकी क्या योजना है? स्नातक, सबसे पहले तो स्नातक जो होते हैं आज के डेट में बिहार में, क्या वाकई में उन्हें अच्छा एजुकेशन मिलता है? जब तक प्राइवेट कॉलेज में या फिर JNU या फिर बाहर के अच्छे कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या JNU, वहाँ से पढ़कर नहीं आते हैं, तब तक उनको अच्छा ज्ञान नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज में अच्छी पढ़ाई जरूर होती है, जिसके आधार पे बेस अच्छा होगा तभी अच्छा स्नातक निकलेगा, अच्छा स्नातक होगा तभी आगे अच्छा एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मैक्सिमम जो एग्ज़ाम की तैयारी होती है वो कहीं ना कहीं बाहर जाकर के करते हैं, पटना जाकर के करते हैं या फिर दिल्ली जाकर के करते हैं। मुजफ्फरपुर में या फिर छोटे छोटे जगहों में जहाँ पर रह रहे हैं लोग, वहाँ पर अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले चाहूँगा कि अगर जो पहले से शिक्षक हैं वो डेफिनेटली मैं उनको खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 12वीं क्लास के बाद में अगर किसी को नौकरी मिल रही है, ऐसे लोगों को तो नहीं मिलना चाहिए नौकरी, उसके जगह में स्नातकों को जॉब मिलना चाहिए। अभी तो बिहार सरकार ने 12वीं क्लास के बाद में ही सारे के सारे टीचर अपॉइंट कर दिए हैं, जिसमें से कभी बहुत बार मैंने रील्स देखा है जिसमें कभी किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके प्रधानमंत्री क्या है, कोई स्पेलिंग पूछा गया, कोई भी आंसर नहीं दे पा रहे हैं। कोई स्कूल के जो टीचर है वो दाएं बाएं अपना चेहरा देखना शुरू करते हैं। बहुत सारे स्नातक बेरोजगार है, मतलब रोजगार नहीं मिलने तक क्या कोई प्रावधान कर, मतलब इस तरह के प्रावधान के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे ताकि स्नातक लोगों को मतलब स्टाइपेंड के रूप में कुछ मिले जब तक वो बेरोजगार है, जब तक कुछ कर नहीं रहे हैं? इसके लिए आपके पास कोई योजना है क्या? इस मुद्दा को उठाएंगे? पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम चाहेंगे कि जब वहाँ MLC बनेंगे तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर एटलीस्ट स्नातकों का स्टैंडर्ड जो है, वो टीचर जो है वो चेंज हो। और दूसरी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे उनके लिए कि उनको कोई भत्ता मिलना चाहिए, जैसे बेरोजगार भत्ता होता है, जैसे वृद्ध को पेंशन मिलता है, वैसे ही स्नातकों को मिलना चाहिए। कम से कम 5000 मिलना चाहिए, कम से कम 5000 उनको मिलना चाहिए। प्लस इसके अलावा एक और चीज़ है, एक MLC, एक MLA, एक MP को पेंशन मिलता है रिटायर, यानी कि जब MLC नहीं रहते, भूतपूर्व हो जाते हैं, तो उनको एक बॉडीगार्ड मिलता है, फ्लाइट में जाने की सुविधाएं मिलती है, सारी फ्री सुविधाएं मिलती है, ट्रेन की सारी सुविधाएं मिलती है, मोबाइल लैंडलाइन मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती है। यहाँ तक कि बिहार विधान परिषद में या फिर बिहार विधानसभा के द्वारा जो बनाए गए हैं भवन, उसमें फ्री निःशुल्क उनको रहने को मिलता है, दिल्ली हो पटना हो। लेकिन आखिर एक शिक्षक या फिर एक चिकित्सक जो भी है आज के डेट में, क्या उनको पेंशन मिल रहा है? तो पेंशन भी या तो बंद हो, या तो MLA, MLC, MP सबका पेंशन बंद हो, या फिर शिक्षक और जो चिकित्सक हैं उन सबको मेडिकल कॉलेज में या जहाँ भी है उन सब का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। तभी आज के डेट में शिक्षक या चिकित्सक जो भी हैं या स्नातक है जो, वो सारे के सारे इस जॉब की तरफ में अट्रैक्ट होंगे, अच्छे स्नातक। अगर आप अच्छा सैलरी नहीं देंगे तो अच्छे शिक्षक नहीं आएंगे। ये भी श्योर है कि अगर कोई JNU से अगर पास आउट और अगर वो IAS IPS की तैयारी कर रहा है और दुर्भाग्यवश वो मेंस क्लियर नहीं कर पाया या इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाया, तो वैसे लोगों का क्यों नहीं चयन होता है हमारे बिहार में? वैसे लोग अक्सर देखा गया, मैंने तो एक अपने क्लोज रिलेटिव को देखा है कि मोबाइल की दुकान खोल करके बैठ गया वो बंदा,
तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि योग्य आदमी अपना अपना रोजगार खुद स्वरोजगार कर रहा है और एक 12वीं क्लास आदमी को, 12वीं पास आदमी को आप टीचर का जॉब दे रहे हो। आज शिक्षकों के भी सामने बहुत सारी समस्या है। शिक्षक तनाव में जी रहे हैं। अभी हाल के दिनों में देखे हैं जो स्कूल के टाइम को लेकर के शिक्षक का भी तनाव में है, तो शिक्षकों के मुद्दा को भी आप उठाएंगे? जी हाँ, शिक्षकों का समय एक्चुअली सारे स्कूल 3:15 बजे ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 3:15 बजे स्कूल को छोड़ देते हैं, स्कूल के परिसर को छोड़ देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं 3:15 बजे, लेकिन सारे शिक्षक 4:30 बजे तक से 5 बजे तक उनकी ड्यूटी है कि वहाँ पर वो रहते हैं। क्यों रखा जाता है इसके पीछे में मुझे कारण नहीं समझ में आता है। जब स्टूडेंट नहीं है तो आखिर शिक्षक को वहाँ क्यों रखा जा रहा है? सारे स्टाफ वहाँ पर रहते हैं, उनका अटेंडेंस तभी बनेगा जब 4, 4:30 या 5 बज जाता है, तो उस समय में उनका अटेंडेंस अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे उनका अटेंडेंस बनता है। तो आखिर शिक्षकों को ये लगभग 3:15 से 5 बजे तक का जो समय है वो स्कूल में क्यों रखा जाता है? उसके जगह पर जो समय उनका निर्धारित रहता है सुबह में 9 बजे से लेकर के जो आपका 3:15 बजे तक रहता है समय, क्या उस दौरान में वो सारे काम नहीं कर सकते हैं? क्या हर समय में वो क्लास ही लेते रहते हैं? क्या हर समय, हर घंटे हर शिक्षक क्लास ले रहा होता है? डेफिनेटली नहीं। इस बीच में समय होता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ तक कि मैंने एक चीज़ और देखी मैंने कि जब मैंने स्कूल में मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक टेबल था जिसका कॉस्ट मुझे बताया गया कि 500 रुपया का मिलता है प्राइवेट में, और उसका प्राइस वहाँ पर 5,000 रुपया लिया गया। वहाँ पर जो एक समरसेबल हुआ है, समरसेबल मैक्सिमम स्कूल्स में समरसेबल लगे हैं जो एक्चुअली में प्राइवेट में 80 से 90 हज़ार में लग जाते हैं, उसका 2.5 लाख रुपया रेट है सरकार का, 2,66,000 है। तो आखिर ये इस बीच का पैसा जाता क्या है? और हंसी की बात, हास्यास्पद बात ये है कि उन मैक्सिमम स्कूल्स में वो समरसेबल से पानी नहीं निकलता है। तो आखिर सरकार कर क्या रही है? ऐसे आदमियों को क्यों दे रही है ये जिम्मेदारी, जो कि बीच में कम से कम लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से ऊपर जो पैसा जा रहा है, तो किस जगह जा रहा है? क्या आप इसकी जांच के लिए कोई मुद्दा उठाएंगे, कोई आंदोलन करेंगे क्या? मैं डेफिनेटली विधान परिषद में जा करके ये क्वेश्चन उठाना चाहूँगा तथ्य के साथ में कि अगर प्राइवेट में मान लीजिए अल्ट्रासाउंड का ही मशीन का चार्ज है 5 लाख रुपया, तो 25 लाख में गवर्नमेंट क्यों ले रही है? वैसे ही अगर मान लीजिए 500 रुपये का अगर टेबल है जो प्राइवेट में बिक रहा है, सेम टेबल सेम कंपनी, तो वो आखिर 5,000 में क्यों सरकार खरीद रही है? ऐसे ही अगर समरसेबल अगर मान लीजिए 80 से 90 हज़ार में अगर लग जाता है प्राइवेट में, तो वही समरसेबल 2,65,000 में क्यों खरीदा जा रहा है और उसके बावजूद उससे क्यों नहीं लग रहा है? तो आखिर बीच का पैसा क्यों कहाँ जा रहा है? तो डेफिनेटली एक कमेटी तो बैठेगी और उसमें हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं उनके द्वारा एक पूर्व न्यायाधीश को भी अपॉइंट किया जाता है, और अगर नहीं सही आंसर मिला तो उस सारे विवरण को लेकर के मैं कोर्ट में भी जाना चाहूँगा। अब जैसे आपके जो स्नातक क्षेत्र है उसमें 4 जिला आते हैं और 4 जिला में लगभग शायद 54 प्रखंड है, तो उसमें आप अब तक कहाँ दौड़ा, कितने प्रखंडों का दौरा कर पाए? ये तो पहले से लोगों ने बोला है कि यह क्षेत्र नेपाल की तराई से लेकर के गंगा की गहराई तक है। अमूमन हर क्षेत्र में मैं अपना प्रेजेंस नोट करा चुका हूँ, और जो बाकी बचे हुए हैं ये डेफिनेट है कि अगले 3 महीने में मैं वहाँ भी जाऊँगा जहाँ एक कहावत है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो पहुँचेंगे तो ज़रूर, इतना डेफिनेट है। तो आपने सुना कि कैसे डॉक्टर विनायक गौतम चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के बाद उनका लक्ष्य क्या होगा, किस तरह मतलब इस स्नातक क्षेत्र में विकास करेंगे, मतलब इस क्षेत्र का विकास करेंगे, किस तरह से जो स्नातक पास है उनके लिए मतलब कुछ उन्हें भत्ता मिले, इसका भी प्रयास करेंगे, शिक्षकों की समस्या को उठाएंगे। इसके बाद जो अभी मामला आ रहा है जो शिक्षा विभाग में बेंच टेबल जो खरीद हुई है, उसके बाद जो समरसेबल गाड़ा गया है उसमें घोटाला की बात इन्होंने बता रहे हैं, उस घोटाले की जांच के लिए भी वे विधान परिषद में इसको ज़बरदस्त तरीके से उठाएंगे और इसकी जांच करवाएंगे। अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? इस बारे में मैं अपने नानाजी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी का एक कथन बोलना चाहूँगा कि वो अक्सर कहा करते थे कि मिल गया है कोरा, बाकी है थोड़ा, जीन लगाम और घोरा। ये जब भी मैं सुनता हूँ तो इससे ये महसूस होता है कि
उन्होंने इस माध्यम से यही कहा कि अगर सिर्फ एक कोरा, एक्चुअली भी देखा जाए तो कोरा मिलना और जिन लगाम और घोड़ा मिलने में बहुत अंतर है, लेकिन वो इतना आसान्वित थे। तो जब वो इतना आसान्वित थे कि सिर्फ कोरा मिलने पर मिल गया है कोरा, बाकी है थोड़ा जिन लगाम और घोड़ा, तो यहाँ तो हम जहाँ भी जान रहे हैं, हम सारे स्नातकों का प्यार और समर्थन हम देख रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि मैं नहीं जीत रहा हूँ, ये स्नातक जीत रहे हैं। तो आप जीत के प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं? ये तो समय बताएगा, क्योंकि अगर अभी मैं बोलूँगा तो ये मेरा अति उत्साह या घमंड बताएगा, लेकिन ये सारा चीज़ स्नातक डिसाइड करेंगे। और स्नातकों का प्रेम बहुत मिल रहा है मुझे। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप भी हमारे साथ चलें, आपको भी ये मौका, आपको भी वो प्यार समझ में आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।